हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा द्वारा विजेता बैच लॉन्च कर दिया गया है। बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित ये बैच है और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसमें पढ़ाई जा रही है। आरआरबी पीओ से काफ़ी पहले ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर अगस्त लास्ट तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं इस बैच से संबंधित तो आप व्हाट्सएप पर जानकारी भी ले सकते हैं। नंबर हमारा आप देख सकते हैं 8448169188। वीडियोस प्लस पीडीएफ्स दोनों इसमें प्रोवाइड की जा रही है आपको और स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 399 फीस रहेगी, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस बैच की, आप याद रखिएगा। और एक बार कोर्स में एनरोल हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके पास इसके नोट्स उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? व्हेन डिड मोहम्मद यूनुस विन द नोबेल पीस प्राइज? ऑप्शंस हैं 2000, 2006, 2009 या फिर 2014। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country topped the overall medal tally at 2024 Summer Olympics in Paris, France? पेरिस फ्रांस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में समग्र पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स की जो मेडल टेबल है उसको टॉप किया है और चाइना इनसे थोड़ा सा ही पीछे रहा। लिखा है ना, एजिंग पास्ट आर्क राइवल चाइना बाय विस्कर। बाय विस्कर का मतलब होता है बहुत कम मार्जिन से। आपको बता दें ये 19वीं दफ़ा है जब यूएसए ने ओलंपिक मेडल टेबल को टॉप किया है और ये लगातार चौथी बार है जब यूएसए ने मेडल टेबल को टॉप किया है ओलंपिक्स में। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ पर चाइना ने टॉप किया था। यूएसए ने जो है 126 मेडल्स प्राप्त किए हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स में, जिनमें 40 गोल्ड मेडल्स हैं, 44 सिल्वर मेडल्स हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ने ओवरऑल 91 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड मेडल्स हैं। तो गोल्ड मेडल्स दोनों ही सेम है, पर सिल्वर मेडल ज़्यादा हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के और ओवरऑल भी ज़्यादा ही हैं यूएसए के। जापान तीसरे नंबर पर है 45 मेडल्स के साथ, जिसमें 20 गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस चौथे और पाँचवें नंबर पर है। भारत की हम बात पहले ही कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स को अगर हम ब्रीफ में देखें तो मोटो इसका रहा गेम्स वाइड ओपन और इसका ऑफिशियल मास्कट रहा फिजी, जो कि फ्रीडम का एक सिंबल है। 206 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 10,714 एथलीट्स रहे और 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स यहाँ पर हुए, 48 डिसिप्लिन्स रहे। 26 जुलाई 2024 को ओपनिंग हुई थी पेरिस ओलंपिक्स की और क्लोजिंग कब हुई? 11 अगस्त 2024 को। 2024 समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रेंच स्विमर लियोन मर्चेंट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं 200 मीटर मेडली, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर बटरफ्लाई, 400 मीटर मेडले में। इसी के साथ ये 6th स्विमर बन गए हैं ओलंपिक इतिहास में जिन्होंने 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स एक ही सिंगल एडिशन में जीते हों ओलंपिक्स के। और यूएस स्विमर हैं टोरी हस्क, इन्होंने भी 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं इस बार समर ओलंपिक्स पे। इथोपिया की तैमिरत टोला, इन्होंने ओलंपिक मेंस मैराथन जीती इन ओलंपिक्स में। रशिया को आपको बता दें इन गेम्स से बैन किया हुआ था, साथ साथ इसका जो साथी है बेलारूस, इसको भी। हालांकि यहाँ से कुछ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स AIN के तौर पर। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप डिड नटवर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? नटवर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे? सही आंसर ऑप्शन सी है, मनमोहन सिंह। आपको जाना चाहिए फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नटवर सिंह, इनका निधन हो गया 93 की एज में। 1984 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी के अंडर में
2004-5 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर भी रहे 1980 से 82 के बीच में। कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी, जैसे द लेगेसी ऑफ नेहरू, अ मेमोरियल ट्रिब्यूट, माई चाइना डायरी 1956 टू 88, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। चाइनीज़ अमेरिकन फिजिस्ट जुंग दाओली, जो कि 1957 में सेकंड यंगेस्ट साइंटिस्ट बने, नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले, इनका निधन हो गया 97 की एज में। एच देवराज, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, इनका 71 की एज में निधन हो गया। जानी मानी गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे, इनका भी निधन हो गया 99 की एज में। What was the RBI's डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इन मार्च 2024? मार्च 2024 में आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी है 445.50। आपको जाना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि देश में जो पेमेंट्स का डिजिटाइजेशन है वो किस दौर तक पहुंचा है। ये मार्च 2024 में 445.50 रहा है, जबकि सितंबर 2023 में जब लास्ट टाइम बताया गया था ये आंकड़ा, तब 418.77 था। आपको बता दें जो आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है ये मार्च 2018 को बेस पीरियड मानकर जो है चालू किया गया, और जो मार्च 2018 का जो टीपीआई स्कोर है वो 100 है। तो आरबीआई इसको, जो ये आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसको सेमी एनुअल बेसिस पर लॉन्च करता है 4 महीने लैग के साथ। इसका मतलब समझिए आप, सेमी एनुअल बेसिस यानी कि 6 महीने के गैप में, जैसे मार्च में कर दिया, उसके बाद फिर 6 महीने बाद सितंबर में कर दिया। फिर लिखा है लैग ऑफ 4 मंथ्स, यानी कि जिस दिन इशू करता है ना आरबीआई ये इंडेक्स, ठीक है, तो उस दिन जो है 4 महीने पहले का डेटा रहता है। अब जो ये हमने देखा ना मार्च 2024 का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बताया आरबीआई ने, ठीक है, तो ये मार्च में ही नहीं आया था, ये जुलाई के अंत में बताया था आरबीआई ने, ठीक है, कि जुलाई 2000 की मार्च 2024 में इतना रहा हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। कब बताया? जुलाई के लास्ट में, तो 4 महीने का लैग रहा ना इस तरह से। 5 ब्रॉड पैरामीटर हैं इंडेक्स के। पेमेंट इनेबलर्स, जिसका 25% वेट है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, जिसका 10% वेट है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, जिसका 15% वेट है। और पेमेंट परफॉर्मेंस, जिसका सबसे ज़्यादा वेट है 45%। और लास्ट में कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% वेट के साथ। When is the वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 12। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। एलिफेंट्स आप सभी जानते हैं अर्थ पर लार्जेस्ट लैंड मैमल्स हैं। When is the वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 13। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपको जाना चाहिए इस बार 2024 में इसका स्लोगन रहेगा बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया जाता है। पहली बार 1976 में डीन आर कैम्बेल, जो कि फाउंडर है लेफ्ट हैंडर्स क्लब के, उनके द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया गया था। Which state reported maximum number of establishments, rural and urban combined, in both ASUSE 2021-22 and ASUSE 2022-23? किस राज्य में 2021-22 और 2022-23 में सबसे अधिक प्रतिष्ठान ग्रामीण और शहरी संयुक्त दर्ज किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र है। आपको जाना चाहिए एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस ASUSE, तो ये अप्रैल 2021 से मार्च 2022 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के पीरियड के लिए हाल ही में रिलीज किया गया है। तो इसमें बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में, ये 5.97 करोड़ 2021-22 से बढ़कर 6.50 करोड़ 2022-23 में हो गई, यानी कि 5.88% की एनुअल ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर हम मेजर स्टेट्स से बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो रिपोर्ट किए गए वो उत्तर प्रदेश में किए गए, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में और फिर महाराष्ट्र में। सेम पीरियड में अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करें तो इसमें एनुअल ग्रोथ 9.83% की रही है। और इसमें भी अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोस वैल्यू एडेड देखा गया, जीवीए ग्रोथ देखा गया, वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है, ठीक है, 2021-22 में। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है 2022-23 में। द अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है 11 करोड़ वर्कर्स रहे अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक।
यानी कि 9.8 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई। वेयर वॉज द नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर इनोग्रेटेड? नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। आपको जाना चाहिए मनोहर लाल, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर को इनोग्रेट किया है आरईसी हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में। जो ये नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये जो रियल टाइम आवर्स ऑफ पावर सप्लाई या फिर पावर आउटेज या फिर जो ओवरऑल हेल्थ है 2.5 लाख फीडर्स की हमारे कंट्री में, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब जो फीडर्स होते हैं ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ये सेंटर। RECPDCL ये सब्सिडरी REC लिमिटेड की, तो इसी ने इस नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर को डेवलप किया है ताकि नेशनल लेवल पर जो पावर सप्लाई है वो स्टेबल रहे, बनी रहे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि स्विफ्ट will launch an AI project in partnership with WeBank to help combat payments fraud. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस भुगतान धोखाधड़ी से निपटने में मदद के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी में एक AI परियोजना शुरू करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक है। आपको जानना चाहिए बेल्जियम हेडक्वार्टर्ड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी कि स्विफ्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्रिवन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करी एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उनमें धोखाधड़ी की घटनाएं कम हो सकें। तो इसमें इसने BNY मेलन, ड्यूश बैंक, DNB, HSBC, इंडोनेशिया, सेनेपालो, स्टैंडर्ड बैंक, इनके साथ मिलकर जो है कुछ इस तरह की पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, कुछ टेस्टिंग करेगा, ताकि जो ये फ्रॉड होते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर सिस्टम फ्रॉड, इनको मिनिमाइज किया जा सके। Which two companies signed an MOU to promote the development of the drone ecosystem in India? भारत में ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है थेल्स एंड गरुड़ एरोस्पेस। देखिए, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी थेल्स और गरुड़ एरोस्पेस, इन्होंने एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि भारत में जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप जानते होंगे, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड। इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर और शेयर होल्डर है। विच टू कंपनीज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, PwC इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। देखिए, PwC इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और मजबूत किया जा सके। तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाएगा। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है? एक AI पावर्ड सिक्योरिटी टूल है। तो इसके जरिए जो भी डेटा सिक्योरिटी है, ठीक है, उन सबको मजबूत किया जाएगा भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपनीज दैट रिसीव द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटेड लाइसेंस? निम्नलिखित में से कौन सी उन कंपनियों में से एक नहीं है जिन्हें सीमा पार भुगतान एग्रीगेटेड लाइसेंस प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है, पेपल। देखिए, 3 पेमेंट्स कंपनीज को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटेड लाइसेंस प्राप्त हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इनमें मुंबई बेस्ड बिल्डेक्स, अमेजॉन पे और एड्रियन है। आपको जानना चाहिए कि इसी के साथ इन तीनों ही कंपनीज ने बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट एग्रीगेटर कैश फ्री को ज्वाइन कर लिया इस लिस्ट में। आपको बता दें, कैश फ्री ये फर्स्ट कंपनी है जिसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस RBI से हाल ही में प्राप्त हुआ था। जो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस है, इससे जो पेमेंट कंपनीज हैं ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में। और इकोनॉमिक सर्वे 2024 में हाल ही में बताया भी गया कि इंडिया 129 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करेगा 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो भागीदारी है वो बढ़ जाती है रेमिटेंस भेजने के लिए। विच बैंक्स MD एंड CEO पोजीशन हैज़ इंद्रजीत कैमोत्रा बीन री-अपॉइंटेड टू? इंद्रजीत कैमोत्रा को किस बैंक के MD और CEO के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंद्रजीत कैमोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। 2 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट किया गया है। देखिए, RBI ने जून 2021 की बात है, जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के रिवाइवल की बात आई, इसके रिकंस्ट्रक्शन की बात आई, तब सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को
सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर कार्य कर सकते हैं, और ये लाइसेंस इसको मिला अक्टूबर 2021 में। ठीक है, और बैंक ने अपना कार्यकाल जो कामकाज करना शुरू किया वो नवंबर 2021 की बात है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसमें भारत पे ने 49% स्टेक एक्वायर किए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और 51% स्टेक किसके हैं, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको जानना चाहिए। 3 suitors, Fairfax Financial, Emirates NBD and Kotak Mahindra Bank have received fit and proper certificates for which bank? Fairfax Financial, Emirates NBD और कोटक महिंद्रा बैंक को किस बैंक के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है IDBI बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट 3 पोटेंशियल सूटर्स को दिया है IDBI बैंक के लिए। ठीक है, जिससे कि इसके एक्विजिशन का रास्ता साफ हो जाए IDBI बैंक के। तो इनमें है फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स NBD और कोटक महिंद्रा बैंक। IDBI बैंक को ऑलरेडी RBI की मंजूरी मिल चुकी है, प्राइवेटाइजेशन इसका अब होने वाला है। What was the total amount written off by the banks in the financial year ending March 2024? मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 1,70,270 करोड़ रुपए। देखिए, पिछले 5 सालों में बैंक्स ने 9.90 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। हालांकि जो ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ मार्च 2024 में, इसमें 18.15% तक कम हो गया है जो लोन राइट ऑफ किया गया बैंक द्वारा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया है। तो बैंक्स ने यहाँ पर फिस्कल 24 में 1,70,270 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है, जबकि इससे प्रीवियस ईयर में 2,08,37 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया था। तो इस राइट ऑफ से क्या हुआ, अब बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो या फिर डिफॉल्टेड लोन्स है वो भी घट गया है पिछले 5 सालों में। तो कितना बचा? 9,90,224 करोड़ रुपए। बैंक से केवल 46,036 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए हैं 2023-24 में, जो लोन राइट ऑफ उन्होंने किया था। ठीक है, और जबकि लास्ट ईयर उन्होंने 45,551 करोड़ रुपए किया था। जो टोटल रिकवरीज की अगर हम बात करें, अभी आगे मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है ये। टोटल रिकवरीज जो राइट ऑफ्स के जरिए की गई, ये केवल 18.70% रही पिछले 5 सालों में, यानी कि 1,50,241 करोड़ रुपए ही प्राप्त कर पाए हैं राइट ऑफ जो लोन किया गया उसकी रिकवरी के तौर पर। दिस मीन्स बैंक वर नॉट एबल टू रिकवर 81.30% ऑफ द लोन रिटर्न ऑफ इन द 5 years डिस्पाइट एडॉप्टिंग वेरियस रिकवरी मेजर्स। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोन राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ। देखिए, किसी बैंक ने लोन दिया, ठीक है, तो जब वो लोन देता है ना, वो उसका असेट होता है बैंक का, क्योंकि लोन दे रहा है तो उसे उम्मीद है कि वापस आएगा और इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। 10 रुपये दे रहा हूँ तो 12 रुपये वापस आएंगे, तो वो बैंक का क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बैंक ने लोन दे दिया और बैंक को ऐसा लगा कि जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका है हमारा लोन, वापस नहीं आएगा, तो ये तो हमारी जो बैलेंस शीट है काफ़ी भर जाएगी इसमें। तो वो क्या करता है, उसको एसेट के कॉलम से हटा देता है बैंक। आ रही बात समझ में? एसेट के कॉलम से हटा देता है उस जो लोन उसके पास वापस नहीं आया, जो उसने दिया था, पेमेंट नहीं आई जो उसके पास, प्रिंसिपल भी नहीं आया और इंटरेस्ट भी नहीं आया। ठीक है, तो उसने अपने एसेट कॉलम से हटा दिया ताकि उसकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाए। तो हालांकि ये नहीं कि बैंक भूल गया, बैंक उसको रिकवर करेगा, बस अभी कागज़ों से हटा दिया उसको, मतलब एसेट कॉलम से हटा दिया, बाद में रिकवरी करेगा। तो ये जो आप ये वाले देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बैंक जो है केवल 18.70% ही रिकवर कर पाया जो उसने राइट ऑफ किया था। मान लीजिए उसने 100 रुपये राइट ऑफ किए थे, तो केवल उसका 18.70% ही वो रिकवर कर पाया, जबकि 80% वो रिकवर कर ही नहीं पाया जो राइट ऑफ किया था। क्योंकि राइट ऑफ तो उसने सोचे किया था कि कोई बात नहीं अभी हटा देते हैं, पर हम और भी जो कानूनी पैतरे होते हैं उनके जरिए रिकवर कर लेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। NPA आप जानते ही हैं, कोई लोन NPA कब बन जाता है, जब 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, जब उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को वापस नहीं मिलता। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है सबसे ज़्यादा शेयर रहा लोन राइट ऑफ करने में, लगभग 3,49,108 करोड़ रुपए का राइट ऑफ इन्होंने किया है, लगभग 63% आप कह सकते हैं। हाउ मेनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंसेस हैव बीन कैंसल्ड बाय द RBI सिंस 2014? 2014 से RBI ने कितने शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 78।
देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द किए हैं 2014 से, जिसमें से 46% महाराष्ट्र से हैं। 2024 में ये अब तक जुलाई तक 10 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कैंसल्स रद्द कर दिए गए हैं, लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। 2023 में 14 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, 2022 में 12 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। अगर हम 2014 से देखें तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, जहां पर स्थित कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यहाँ पर 36 कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनके लाइसेंस अब तक रद्द कर दिए गए हैं 2014 से। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर कर्नाटक आता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व्ड? August 11। व्हाट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बंग भवन। द इंडियन हिमालयन रेंज कंप्राइजेस ऑफ 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। In which year did Buddhadev Bhattacharya first become Chief Minister of West Bengal? 2000. In April 2024, in which case did the Supreme Court of India recognize a human right against the adverse impacts of climate change? Answer is M.K. Ranjit Singh and others versus Union of India and others. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज दिस सेंट मार्टिन्स आइलैंड सिचुएटेड? ये चर्चा में है पड़ोसी देश के संबंध में, इसलिए पूछा गया है आपसे। व्हेन इज द वर्ल्ड फिनटेक डे सेलिब्रेटेड? चला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन SBI फॉर व्हाट पीरियड? PM नरेंद्र मोदी रिसीव्ड कॉल ऑफ द गिर, अ कॉफी टेबल बुक ऑन गिर एंड एशियाटिक लोयंस बाय राज्यसभा MP। नाम बताना है कि कौन है। In Bangladesh, members interim Bangladesh government sworn with Mohammad Yunus as its chief advisor after former Prime Minister Sheikh Hasina fled the country। इसमें आपको बताना है कितने मेंबर वाली इंटरिम बांग्लादेश गवर्नमेंट हाल ही में बनाई गई है बांग्लादेश में। 15 मेंबर या 16 मेंबर या 17 मेंबर, इस तरह से आपको बताना है इसका आंसर। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, तो इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, क्विज अटैम्प्ट कर लिए, तो समझिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से संबंधित तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 8448169188 नंबर पर, सभी जानकारी आपको इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।